हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। यार पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 कराए। सीरीज चल रही है हमारी 200 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यार हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 11 क्लास 12 के ऊपर बेस्ड, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सीयूटी इकोनॉमिक्स में, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, एपीएस पीजीटी। भाई जितने पीजीटी एग्जाम्स होंगे, अगर इकोनॉमिक्स को समझना है और इकोनॉमिक्स को चेक करना है कि कितनी आती है, तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक का सफर आपके साथ दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इट इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। आपको बताना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, के बाद कौन सी सिचुएशन में इनमें से इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर। कब आता है देश में इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? जब एडी बड़ा होता है एएस से, एडीएस इक्वल होते हैं, एडी छोटा होता है इससे, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा एडी ग्रेटर देन एएस। ठीक है, ये सिचुएशन दोस्तों आपको पता ही है, ऑलरेडी आपको बनानी भी आती है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसके ऊपर एडी राइज हो जाती है, एडी बढ़ जाती है, तो जितना गैप एडी और एडी डैश में आएगा, ये गैप जो आपको दिख रहा है, इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और ये महंगाई है भाई, महंगाई बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट में इनमें से क्या क्या आता है, सोच समझ के बताना है। क्या डिमांड डिपॉजिट में आता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, या सब सारे डिपॉजिट सबको मिला लो? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। डिमांड डिपॉजिट में केवल सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट और करेंट अकाउंट के डिपॉजिट आते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वाले इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि फिक्स्ड वालों को हम लोग टर्म डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। और डिमांड डिपॉजिट हमारे वो डिपॉजिट है जो कि हम जब मर्जी निकालना चाहें या एज पर आर ओन डिमांड हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। जब हमारी इच्छा निकाल लो। सेविंग अकाउंट का पैसा जब मर्जी निकाल लो, करेंट अकाउंट का पैसा जब मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। क्वेश्चन 23, while financing a deficit under which measure government can print more currency। ओके, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए इनमें से किस मेजर के अंदर गवर्नमेंट नई करेंसी छापती है? क्या नई करेंसी छापी जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर, इशूइंग बॉन्ड्स के अंदर, या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि जब जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है तो उसको फाइनेंस करने के लिए सरकार आरबीआई से अपील करती है कि आरबीआई नई करेंसी छाप दे सरकार को, ताकि सरकार अपने बजट के डेफिसिट को मीट कर पाए। इसको कहा जाता है दोस्तों डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डीवैल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी हैपेंस अंडर डैश। ओके, डीवैल्यूएशन इनमें से किसके अंडर होता है? बता दूं दोस्तों, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ठीक है, ये दो हमारे बहुत अच्छे कंसेप्ट है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू कमजोर पड़ जाना और विदेशी करेंसी की वैल्यू मजबूत हो जाना। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए $1 पहले 50 का है, ठीक है, अगर ये 50 से 60 पर आ जाता है तो इसको कहा जाएगा डीवैल्यूएशन। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। और अगर ये 50 से आ जाता है 40 पर, कमाल की बात है यार, वाओ, तो इसको कहा जाएगा रीवैल्यूएशन। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। बस कंडीशन यह है कि ये सरकार के द्वारा करा जाएगा। किसके द्वारा करा जाएगा? सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमांड सप्लाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स वाले में सब कुछ सरकार फिक्स करती है, इसलिए डीवैल्यूएशन हमेशा फिक्स के अंडर आता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स
बिगन टू टेक रूट अंडर द ब्रिटिश रूलिंग डैश। आपको बताना है कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल जो स्टार्ट होने शुरू हो गए थे, स्प्राउट होने शुरू हो गई थी, वो किस टाइम पर होने शुरू हो गए थे? आपको पूछा गया ये। ब्रिटिश रूल के अंडर हुई थी और सबको पता है, लेकिन वो समय कौन सा था, क्या था वो समय? ठीक है, क्या वो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, बिगनिंग थी 20th सेंचुरी की, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है दोस्तों सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है 1850 से 1900 के बीच के पीरियड में, 1850 से 1900 आते आते तक थोड़ी बहुत कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल इंडिया में शुरू हो गई थी, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 26, द नीड फॉर प्लानिंग इमर्जेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वीकनेस ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम। भाई प्लानिंग की नीड क्यों होती है? प्लानिंग की नीड, प्लानिंग आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। देश के लिए देश के संसाधनों का, देश के रिसोर्सेज का यूज करने की जरूरत क्यों है? तो क्या इसके रीजन है, या मार्केट सिस्टम की किस वीकनेस की वजह से, प्राइवेट सेक्टर की किस वीकनेस की वजह से ऐसा करा जाता है? क्या वो इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है, इंस्टेबिलिटी है, या सब कुछ है? तो यार सोच समझ के जवाब दें अगर इस बात का, तो इसका सही जवाब बैठेगा सब कुछ यार। कि प्राइवेट सेक्टर की उसमें, या एक तरीके से मार्केट सिस्टम में अगर मैं सब कुछ मार्केट के हाथ में छोड़ देता हूं तो इनइक्वालिटी भी आएगी, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी, प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे बार बार ना। तो ये बड़ा चक्कर है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इससे बचने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फोकस करा या फोर्स करा या एक तरह से एडवाइस करा कि भैया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर लो, फटाफट कर लो, अगर देश को बचाना है तो इसको जरूर लाना है? तो क्या ये आईएलओ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूएचओ तो नहीं होगी यार, इसका मतलब ही नहीं बैठता। आईएलओ भी नहीं होगी क्योंकि इसका काम लेबर से है, ठीक है, या तो आईएमएफ होगा या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारिक संघ, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को बहुत अच्छे से स्मूथली कैरी ऑन करने में हेल्प भी करती है। इसी ने इंडिया को एडवाइस दी थी कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, ओके फूड फॉर वर्क, क्या बात है, फूड फॉर वर्क, काम के बदले में खाना मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इस प्रोग्राम का नया नाम क्या है? इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, या फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम? इसका सही आंसर है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 29, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके भाई ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है देश की तरक्की में, आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक ग्रोथ में? क्या है इनमें से? सोच समझ के बताना है। क्या ये लाइफ की क्वालिटी को, एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है, इनोवेटिव स्किल को बढ़ाता है, सब कुछ? यार सब कुछ ही बढ़ा देता है। लाइफ ज्यादा होगी तो अच्छा, इनोवेशन होगा तो अच्छा, क्वालिटी की लाइफ अच्छी होगी, सब बढ़िया चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, why was it considered to replace the private money lenders by institutional sources of credit? क्यों प्राइवेट मनी लैंडर्स को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से बदला गया? तो ज्यादातर जिन क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन रहता है ना, बहुत चांसेस रहते हैं उसका आंसर ऑल ऑफ दीज आने के, फिर भी कंफर्म करेंगे। तो इरेगुलर सप्लाई थी क्रेडिट की, मनी लैंडर्स जो थे, जमींदार वगैरह, ये बहुत सिस्टमेटिकली पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो बात तो ठीक है। दूसरा, मनी लैंडर्स एडवांटेज लेते थे, हाँ यार बिल्कुल लेते थे, और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई, हाँ यार सब कुछ ठीक है यार, कमाल की बात है, सब कुछ ठीक लिखा गया। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, लेसर वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज, ओके क्यों ज्यादा वुमन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो डेली सैलरी मिलती हैं, जिनमें रोज पैसा मिलता है, ऐसी जॉब्स में ज्यादा क्यों नहीं मिलती? तो ऑप्शन है आपके सामने, जॉब जनरली रिक्वायर स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वुमेन इन इंडिया ड्यू टू सोशल कॉन्स्टेंट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्यों वुमेन जो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम है। तो पहला तो है कि स्किल्स वगैरह चाहिए होता है, लिटरेसी चाहिए होती है, और बहुत सारी वुमेन्स हमारे इंडिया में अनएजुकेटेड हैं, मतलब फीमेल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करा जाता या नहीं दिया जाता, और फिर भी हालात बेटर है भाई, मतलब नो डाउट काफ़ी बेटर है।
वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन पहले थोड़ा कम था कंपैरेटिवली। और दूसरा कि सोशल कांस्टेंट की वजह से या सोसाइटी की वजह से जो है वुमेन्स को मोबिलिटी अलाउड नहीं है, मूवमेंट करना, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी देश में जिनके घर वाले उनको भेज देते हैं कि जाओ जहां पढ़ना है जाओ, जहां जॉब करनी है वहां जाओ, बहुत कमी होती है, कम परसेंटेज में है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनके घर वालों ने उनको अब तक बच्चों को, अपने बेटियों को अपने 12th के बाद आगे पढ़ाई भी नहीं कंटिन्यू कराते। बहुत सारे हैं ऐसी, सोसाइटी का पार्ट है बिल्कुल। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे, भाई इकोनॉमी को फंक्शनिंग करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, नहीं यार, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता होगा। तो बोथ ए एंड बी ठीक है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो है ही गलत, ये कहां से आ गया, मतलब ही नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंट का फंक्शन नहीं है। रिसोर्सेज सप्लाई करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेस्ट और सस्टेन लाइफ तो है, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट एनवायरमेंट तो नहीं करता है, एसिमिलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करेगा। मतलब क्या एनवायरमेंट वेस्ट को बांटता है, घर घर आके आपका गंदा करता है, कचरा कचरा सारा का सारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। एनवायरमेंट आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करता है, रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, आप जिंदा हो क्योंकि एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट होता तो हमें से कोई भी जिंदा ना होता। लेकिन वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना एनवायरमेंट का फंक्शन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज इंडिया हैज एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। ओके भाई, इंडिया पाकिस्तान से किस चीज में आगे, हेल्थ फैसिलिटी में, यस, स्किल मैन पावर, यस, एजुकेशन, यस, ऑल ऑफ दीज ऑब्वियसली। यार क्या बात कर दिया आपने, इंडिया हमारा हर चीज में आ गया, पाकिस्तान से पॉपुलेशन में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मींस डैश। ओके, अगर एफसी बड़ा है एमपी से तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल है सब्सिडी के, इनडायरेक्ट टैक्सेस स्मॉलर और इक्वल है सब्सिडी के, इनडायरेक्ट टैक्सेस बड़े हैं सब्सिडी से, या इनडायरेक्ट टैक्सेस छोटे हैं सब्सिडी से। सोच समझ के बताना यार, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी को, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एमपी है 100 रुपए, ठीक है, और एनआईटी है हमारा, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल ही कोई भी ले लो एक एग्जाम्पल, 20 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है, तो माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो ये तो एमपी से छोटा हुआ है एफसी, ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं एफसी बड़ा है एमपी से, तो एफसी एमपी से तभी बड़ा हो सकता है या उसी सिचुएशन में बड़ा हो सकता है जब आपका एनआईटी बेसिकली माइनस में हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी सब्सिडी बड़ी होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब छोटा होगा सब्सिडी से, उस सिचुएशन में आपका अपने आप ही एफसी फैक्टर कॉस्ट बड़ा हो जाएगा, किससे, मार्केट प्राइस से। तो सब्सिडी का बड़ा होना फैक्टर कॉस्ट को बड़ा कर देता है मार्केट प्राइस से, इस बात को ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 36, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन एमपीसी। ओके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी होती है, सबको पता है, और कब होती है, जब एमपीसी होता है 1। तो आंसर आएगा इंफिनिटी एंड 1, ऑप्शन नंबर 2। बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है, इस साल सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराई थी बच्चों को इस क्वेश्चन की, बढ़िया तरीके से सबको याद भी रहा था आंसर, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। क्वेश्चन 37, every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of gold and government security is called dash। आपको बताना है हर बैंक को जो पैसा उसके पास है उसमें से कुछ पैसे को गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है, अपने पास ही रखना पड़ता है बेसिकली। उसको क्या कहते हैं, क्या उसको सीआरआर कहते हैं, एसएलआर कहते हैं, तो दोस्तों उसको एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लिक्विड फॉर्म में रख रहा है ना, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो तो आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है, और कैश की फॉर्म में रखा जाता है, जबकि ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, जिसको मैं बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करता हूं, उस फॉर्म में रखना होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन 38, द नॉन टैक्स रिवेन्यू, इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रिवेन्यू है। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, डिविडेंड है भाई। ये जितनी भी ड्यूटीज होती है दोस्तों ये टैक्सेस होते हैं। आपसे पूछा गया नॉन टैक्स, मतलब जिसका टैक्स के साथ कोई नाता नहीं है, तो वो डिविडेंड ही तो है जिसका टैक्स के साथ कोई नाता नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 39, मेक इन इंडिया विल इंक्रीज द बीओपी। ओके,
आपको बताना है इंक्रीज बैलेंस ऑफ डैश। आपको मेक इन इंडिया से बैलेंस ऑफ डैश पे फर्क पड़ेगा, मतलब क्या होगा बेसिकली, अच्छा होगा बुरा होगा बताना है। मेक इन इंडिया इज बेसिकली फोकस कि हम लोग सब कुछ इंडिया में बनाएं और बाहर से आने वाले इंपोर्ट को कम कर दें, ठीक है। तो किसके बैलेंस को बेटर करेगा, मेक इन इंडिया से किसका बैलेंस बेटर होगा? तो मुझे लगता है क्रेडिट साइड बेटर हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिट मतलब इनफ्लो वाली साइड बेटर होगी हमारी, ठीक है। हम अपने यहाँ बनाएंगे सामान तो बेटर है, ऑब्वियस ही बात है, हमारे खर्चे कम होंगे, बाहर से सामान कम मंगाएंगे, बल्कि बाहर हम बेच पाएंगे। मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट थ्रू इंडिया फायदा देगा हमारे देश को दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आज का, मेन इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। भाई रेलवे ब्रिटिशर्स ने क्यों इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है? टू अर्न प्रॉफिट टू फॉरेन ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के लिए, टू ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ने के लिए, चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू डेवलप इंडियाज कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। सोचो एक बारी, ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस करी, ठीक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी टू अर्न प्रॉफिट टू फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो फॉरेन से सामान आ रहा है वो इंडिया के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाए और ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि फॉरेन से जो भी सामान आ रहा था वो कहीं और से थोड़ी ना आ रहा था यार, वो ब्रिटिशर्स से ही आ रहा था मेरे भाई। सारा सामान ब्रिटिशर्स ही दे रहे थे, पूरा पूरा सब सामान ब्रिटिशर्स से आता, और सब ब्रिटिशर से सामान आएगा तो फायदा किसको होगा, ब्रिटिशर्स को होगा। तो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करा और इंडिया का बहुत फायदा उठाया, ठीक है। सो ये था दोस्तों हमारे आज के 20 क्वेश्चन। कितने सही है 20 में से यार, कमेंट पे जाके ये बताना तो बनता है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, पता तो चले कि हमारे इन 20 क्वेश्चन से आप कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं और आपको कितना कितना स्कोर आ रहा है 20 में से, जरूर बताना, जरूर बताना और जरूर बताना, इंतजार चल रहा है आप लोग का दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।